चलिए बच्चों, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सॉरी, गुड मॉर्निंग है क्या? ओके, मंडे से तो गुड आफ्टरनून बोलना है। मंडे से लेक्चर कुछ 12 बजे स्टार्ट होगा अपना, 12 या सवा 12 से, तो आई टेल यू द एग्जैक्ट टाइम। सो विल कंटिन्यू विद ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। अगर आपको याद हो, कल हम लोग आखिरी में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट वाज द लास्ट डिस्कशन दैट वी वर कैरिंग। ऑन हो गया? चलिए, सो भाई साहब, कल बहुत सारे डिस्कशंस किए हमने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में। चलिए, तो सबसे पहले प्रतीक्षा मुझे बताएगी कि डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रॉडलेंट ट्रांसफर क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रॉडलेंट ट्रांसफर? फ्रॉड से ट्रांसफर करना सरासर गलत जवाब है। बताइए प्रतीक्षा, व्हाट इज फ्रॉडलेंट ट्रांसफर? गौतमी जी, फ्रॉडलेंट ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? In order to deceive your creditor, you transfer your property to some other person so that creditor cannot have a claim over it. Is that clear? And the transfer is valid as long as the court declares it as invalid transfer, or and when it becomes invalid, it's always voidable at the option of creditor. Is that clear? What is conditional transfer? अभिनंदन, कंडीशनल ट्रांसफर क्या होता है भाई? अबे अच्छे से बोल, कंडीशन लगी होती है क्या? सर्टेन कंडीशंस, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, बट प्रॉपर्टी ट्रांसफर तब हो जाएगी जब कुछ कंडीशंस क्या होंगी? फुलफिल होंगी। और कौन सा इंटरेस्ट क्रिएट करता है कंडीशनल ट्रांसफर? It creates a contingent interest. Yes or no, बच्चों? Now, doctrine of feeding the grant by estoppel. Doctrine of feeding the grant by estoppel. Poonam, what is doctrine of feeding the grant by estoppel? लेकिन उस समय प्रॉपर्टी होती नहीं है, फिर वेरी नाइस। और अगर वो प्रॉपर्टी फ्यूचर में कभी आती है तो वो प्रॉपर्टी डायरेक्टली ट्रांसफरी के पास चली जाती है। ठीक है। नाउ अभिषेक, ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ओनर। Okay, can he transfer subject to fulfillment of there are some conditions? What the conditions are? Consent, consideration, and good faith. These are the three prerequisites of doctrine of transfer by ostensible owner or the doctrine of holding out. If you remember, याद है आप सबको? चलिए नेक्स्ट बच्चों, और क्या पढ़ा था अपन ने? बस इतना ही पढ़ा था ना कल। नाउ विल प्रोसीड फर्दर। नाउ आज का जो मेरा डिस्कशन स्टार्ट होगा, आई विल स्टार्ट विद डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस। सो बच्चों, मेरा जो आज का डिस्कशन स्टार्ट होगा, दैट वुड बी now listen to me. Doctrine of part performance. Doctrine of part performance. डॉक्ट्रिन का मतलब क्या होता है? नियम, पार्ट मतलब अधूरा, परफॉर्मेंस मतलब काम। अधूरे काम का नियम मतलब आप कोई काम पूरा कर नहीं रहे हो। चलिए,
अब मैं आपको डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस सेक्शन 53A में है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 53 में ए में है। जून 2019 में भी क्वेश्चन आया था यहां से, दिसंबर 2019 जो अभी का पेपर था इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ का, ईबीसीएल का, उसमें भी यहां से क्वेश्चन आया था डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस के ऊपर। सो भाई ये डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस क्या है? चलिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा जो आपने अधिकतर सुनी होगी, ठीक है? चलिए बच्चों, सो स्टोरी इज लाइक, कल मैं एक फ्लैट बुक करने गया, ठीक है? सो अच्छा फ्लैट था, सो आई बुक द फ्लैट। मैंने कल जो रेट फ्लैट बुक किया वो बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है? दैट बिल्डिंग इज अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग। फ्लैट का जो रेट उसने मुझे चार्ज किया है दैट इज 7,900 रुपीज पर स्क्वायर फीट। क्या रेट चार्ज किया उसने मुझे? He has charged me a rate of 7,900 rupees per square feet. Building is under construction. अभी इसमें कार्य चालू है, उसका कार्य प्रगति पे है। वो बिल्डिंग जो है 27 फ्लोर्स की बिल्डिंग है। कितने फ्लोर्स की बिल्डिंग है? दैट बिल्डिंग हैज 27 फ्लोर्स। मेरा जो फ्लैट है वो 27th फ्लोर पे है, ठीक है? सो दिस फ्लैट रेट है 7,900 स्क्वायर फीट, ठीक है? लेकिन पोजेशन आज नहीं है, अभी तो सिर्फ उसका ग्राउंड फ्लोर ही कंस्ट्रक्ट हुआ है। पोजेशन कब आएगा इसका? As the builder is saying that possession will be granted to you in 3 years, but I am not, I doubt, I am skeptical about it. I believe the possession would be given after 5 years. But ध्यान सुनना. So now, what formalities have done? What formalities have been done? So, मैंने लगभग जब मेरे पास पूरा कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, अभी अच्छा अभी हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ है, अग्रीमेंट टू सेल हुआ है? अग्रीमेंट टू सेल हुआ है। तो वी हैव एंटर्ड एन अग्रीमेंट टू सेल। कैन आई से और जो पेमेंट स्केड्यूल दैट इज 2 इयर्स। 2 साल में मुझे क्या करना है? 2 साल में मुझे पूरे पैसे चुकाने हैं। इन द स्पैन ऑफ 2 इयर्स आई हैव टू मेक द एंटायर पेमेंट। तो 2 साल में अराउंड 2.3 करोड़ रुपीस मुझे उसको पे करना है, ठीक है? उसके बाद मुझे क्या मिल जाएगा? उसका पोजेशन मिल जाएगा। नाउ अब बच्चे ध्यान से देखते हैं। सो डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस क्या करती है? अब यहां पे 7,900 के भाव से उसने फ्लैट दिया है मुझे, ठीक है? नाउ जस्ट इमेजिन दैट फ्लैट इज लोकेटेड एट सिंहगढ़ रोड। सिंहगढ़ रोड में, एंड अपनी क्लास से वो फ्लैट 5 किलोमीटर दूर है, मतलब पास है, मतलब ज्यादा दूर नहीं है। 5 किलोमीटर दूर सिंहगढ़ रोड, 7,900 का भाव है। नाउ जस्ट इमेजिन द प्राइस 5 इयर्स डाउन द लेन कहां पे होगा? एनी गेस? और अभी रियल एस्टेट का मार्केट एकदम ठंडा है, ठीक है? मतलब इस जो 7,900 पे उसने दिया है मेरे को, इसका एक्चुअल भाव 12,000 रुपए। मतलब आज से 4 साल पहले जो रेट था वही रेट आ जाए, क्योंकि रेट बढ़ा ही नहीं ना, थैंक्स टू मोदी मोदी मोदी। हाँ, तो एनीवे, सो जस्ट टेल मी वन थिंग, 5 साल के बाद इसका रेट बीतते ही रहेगा, बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा बच्चों। 27 फ्लोर की बिल्डिंग है और बहुत रेप्यूटेड डेवलपर है, रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है। सो 5 साल के बाद इसका रेट नई में जो मेरा प्रेडिक्शन है, दैट वुड बी अराउंड 14,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट। फ्लैट का रेट हो जाएगा जस्ट डबल, ठीक है? पावरफुल कौन है, मैं या बिल्डर? बिल्डर बहुत पावरफुल है, अपन तो बायर्स हैं। they have a lobby behind them, they have politicians behind them. ऐसा हो सकता है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन कब होता है? बेसिकली अग्रीमेंट का भी रजिस्ट्रेशन होता है, बट नॉर्मली रजिस्ट्रेशन कब होगा? जब फ्लैट पूरा क्या हो जाए, जैसे मेरा पूरा पेमेंट किसके पास चले जाए, या मैंने पैसे दे दिए, किसको दे दिए?
या मैंने बिल्डर को कुछ पैसे दे दिए, मैंने बिल्डर को क्या कर दिए, आई हैव पेड सम अमाउंट टू द बिल्डर। उसके बाद मैं उससे बोलूंगा कि नहीं नहीं क्या करो, फटाक से रजिस्ट्रेशन करो, क्योंकि जब रजिस्ट्रेशन होगा तभी प्रॉपर्टी किसके पास आएगी, तभी प्रॉपर्टी का एक्चुअल ओनर मैं बनूंगा ना। मतलब मैंने फ्लैट बुक किया, इससे मैं ओनर नहीं बनता। मैं ओनर कब बनूंगा, जब सरकारी दस्तावेजों में मेरे नाम का उल्लेख आएगा एज एन ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्लैट। हाँ या ना, अरे हाँ या ना। चलिए, तो मैंने कुछ पैसे पे कर दिए, कर दिए। नंबर वन, फ्लैट क्या हो चुका है, फ्लैट क्या हो चुका है, रेडी हो चुका है। मैंने क्या अक्वायर कर लिया है, पोजीशन अक्वायर कर लिया है। और बाकी की जो फॉर्मेलिटीज है, कौन सी फॉर्मेलिटी बाकी है, रजिस्ट्रेशन बाकी है, क्योंकि पूरा पेमेंट नहीं हुआ है, कुछ पैसा बाकी होगा, शायद मेरा लोन आना बाकी होगा, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। लेकिन दुष्यंत जैन पूरा पैसा देने के फेवर में है, मतलब मेरा जैसे ही लोन आएगा मैं पूरा पैसा क्या कर दूंगा, पे कर दूंगा। लेकिन अब वहां पे फ्लैट का रेट कितना हो गया, 14,000 रुपीज पर बिल्डिंग रेडी है। बच्चों मुझे एक चीज बताइए, क्या मेरा बिल्डर यहां पे गेम खेल सकता है, कैन माई बिल्डर प्ले सम पॉलिटिक्स और सम गेम विथ मी, हाँ, कैन ही प्ले अ गेम, यस ही कैन। कैसे, मैंने प्लेड नहीं, बिल्डर डायरेक्टली बोलेगा मुझे कल पैसा चाहिए, आई वॉन्ट द एंटायर मनी टुमारो। अगर तुमने कल पैसा नहीं दिया तो ये फ्लैट मैं किसी और को क्या कर दूंगा, सेल कर दूंगा। और जबकि बिल्डर को ही पता है कल पैसा आना इम्पॉसिबल है, बिकॉज लोन आना, तो बिल्डर वुड प्ले डिफरेंट डिफरेंट टैक्टिक्स, अलग अलग गेम खेलेगा। क्यों, ताकि दुष्यंत जैन ये फ्लैट ले ना पाए, दुष्यंत जैन के नाम पे रजिस्ट्री ना हो पाए। क्योंकि बिल्डर का फायदा कब है, जब मेरी रजिस्ट्री ना हो। क्यों, क्योंकि 5 साल के बाद वो एरिया और ज्यादा क्या हो गया है, डेवलप हो गया, वहां पे मेट्रो चल रही है, वहां एकदम खतरनाक हो गया, स्कूल्स, कॉलेजेस, टेम्पल्स, जो जो चीजें आपको अर्बन एरिया में चाहिए, एवरीथिंग इज इन दैट पर्टिकुलर एरिया। तो बिल्डर हमेशा कोशिश करेगा क्या, अच्छा मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है बिल्डर के साथ वो फुल्ली परफॉर्म्ड है या अभी पार्टली परफॉर्म्ड है, शायद मेरा पैसा बाकी है, रजिस्ट्रेशन अभी पूरा हुआ नहीं है। हाँ सिर्फ ये है कि पोजीशन मैंने अक्वायर कर लिया बिल्डर से, क्योंकि पोजीशन देता है बिल्डर, बट अभी भी रजिस्ट्री नहीं हुई है। तो बिल्डर ये सब टैक्टिस करके मुझे क्या करेगा, वहां से खाली करने बोलेगा, हाँ या ना, बोलेगा तुम्हारी डील मैंने कैंसिल कर दी, भाड़ में जाओ, तुमने पैसा नहीं दिया। क्या आपको लगता है कि फ्लैट बायर की गलती है, डू यू थिंक आई एम एट मिस्टेक समवेयर, आई एम नॉट एट ऑल एट मिस्टेक। मेरा क्या था, मेरा सिर्फ लोन थोड़ा सा डिले हुआ था, बट दैट्स नॉट अ वैलिड ग्राउंड ना, कि आप मेरा पूरा फ्लैट का वो, मतलब मेरे को कितना नुकसान हो गया यार। और मैंने आज से बुक किया था या 5 साल पहले बुक किया था, जब तुम्हारे फ्लैट को कुत्ता नहीं पूछ रहा तब मैंने बुक किया था। क्या आपको नहीं लगता कि सारे बिल्डर्स ऐसी टैक्टिस फॉलो करते हैं। और मैं आपको बता दूं, पुणे की मैं हमेशा तारीफ करता हूं, पुणे के बिल्डर्स आर वेरी नाइस। पुणे में फिर भी ये उतना नहीं चलता, बट आप नॉर्थ साइड जाओ, दिल्ली विल्ली साइड, एक्चुअली ये होता है, बिल्कुल बिल्डर्स गुंडे वुंडे को लेके चलते हैं। पैसे मिलने के बाद भी पोजीशन नहीं, पैसे देने के बाद भी पोजीशन नहीं देते बच्चों नॉर्थ में तो। सो एनीवे, don't you think so, there must be some law that must protect the home buyers, property buyers, अरे हाँ या ना, there must be some law that protect, that must protect whom, that must protect the buyers। क्योंकि ऐसा होता ही है, रजिस्ट्री होती नहीं है तो भगा देता है बायर को। तो डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस, कौन सी डॉक्ट्रिन बच्चों, डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस प्रोटेक्ट्स द बायर, प्रोटेक्ट्स द बायर, protects the purchaser of the property even when registration has not been done but remaining formalities have been completed।
हाँ, कंसिडरेशन पूरा नहीं दिया बट देने का इरादा रखता हूं, रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं है बट कराने का इरादा रखता हूं, पोजीशन अक्वायर कर लिया है मतलब प्रॉपर्टी इज रेडी, क्योंकि जब प्रॉपर्टी रेडी होगी तभी बायर का राइट आएगा, मैंने पहले भी बताया आपको, प्रॉपर्टी इज रेडी, पोजीशन अक्वायर कर लिया है, सारे ऑब्लिगेशन में कंप्लीट करने की इच्छा रखता हूं, पेमेंट पूरा करने की इच्छा रखता हूं। अगर मैं सारी इच्छा रखता हूं बट स्टिल क्या नहीं कर रहा है बिल्डर, बिल्डर मेरे से मेरा क्या नहीं करवा रहा है, रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहा है, बिल्डर किसी और को प्रॉपर्टी बेच रहा है, तो इस केस में मैं कहां जा सकता हूं, वेयर कैन आई अप्रोच, आई कैन अप्रोच कोर्ट अंडर सेक्शन 53A, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस। और देखिए 53A मतलब ये सेक्शन शुरू से था या इसको बाद में लाया गया, बाद में लाया गया, क्योंकि बिल्डर्स ये चालाकी कर रहे थे। Is that clear? Is that clear? Doctrine of part performance. Now, लेकिन इस डॉक्ट्रिन में एक लिमिटेशन है, इस डॉक्ट्रिन में क्या है, एक लिमिटेशन है कि अगर मान लो बिल्डर ने मेरा फ्लैट मुझसे क्या किया, छीन लिया, मेरे नाम पे तो रजिस्ट्री हुई नहीं, और उसके बाद वही फ्लैट बिल्डर ने किसी न्यू बायर को सेल कर दिया, और मेरे बाद बिल्डर ने वही फ्लैट किसको सेल कर दिया, द बिल्डर सोल्ड द फ्लैट टू सम न्यू बायर, और जिस न्यू बायर को सेल किया उसने एकदम कैसे बाय किया, जिस न्यू बायर को सेल किया उसने कैसे बाय किया, गुड फेथ, गुड फेथ मतलब ट्रस्ट पे, जैसे रणबीर सिंह ने दीपिका पादुकोण से शादी की, कैसे शादी की, गुड फेथ पे, उसका पहले 6 जगह चक्कर था, बट रणबीर सिंह ने क्या किया, टैटू भी था किसी और के नाम का पीछे, नहीं पता, शायद मैंने न्यूज में पढ़ा था कहीं, तो देखा नहीं है बट पढ़ा था। तो शादी कैसे की रणबीर सिंह ने दीपिका पादुकोण से, गुड फेथ में, उसके सारे पापों को इग्नोर करके, हाँ या ना। तो ये जो नया बायर था इसने कैसे एक फ्लैट खरीदा, गुड फेथ में, मतलब इसको कुछ भी जानकारी नहीं है कि पहले क्या क्या कांड हुआ है, पहले फ्लैट किसका था, he does not know, he is buying the flat on pure trust, किसके ऊपर, रिपोज्ड ऑन द सेलर, सेलर ना, जो बिल्डर है, बिल्डर ने मेरा काट लिया, मेरे को भगा दिया, बिल्डर ने मुझे उल्लू बना दिया, मैं तो अलग हो गया स्टोरी से, नया बायर आया, नया बायर बेचारे को कुछ पता नहीं, तो अगर उस नए बायर ने फ्लैट खरीदा है तो फिर दुष्यंत जैन को फ्लैट वापस मिलने वाला नहीं है, क्यों, क्योंकि लॉ किसको प्रोटेक्ट कर रहा है इस केस में, हाँ, लेकिन क्या मैं बिल्डर को स्यू कर सकता हूं फ्रॉड के लिए या किसी भी दूसरे केस में, यस लॉ मेरे को प्रोटेक्ट करेगा, बट एट द सेम टाइम लॉ उसको ही प्रोटेक्ट करेगा जो कौन से कैसे बाय कर रहा है फ्लैट, गुड फेथ में बाय, इज दैट क्लियर टू एवरीवन ऑफ यू? सो एंड बिलीव मी बच्चों, मुझे ऐसा लगता है कि सीएस के हर स्टूडेंट को डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस पता होना चाहिए। आदिश एक लड़की से प्यार करता है, उसका नाम है आदिशा, दोनों साथ में सीएस फाउंडेशन पास हुए, और यहीं पे फाउंडेशन में ही उन्होंने जीने मरने की कस्में खा ली थी, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, ठीक है, नून रोटी खाएंगे सब कुछ करेंगे बट साथ ही नहीं के रहेंगे, ठीक है, अब हमको किसी से कोई मतलब नहीं, हमारा माँ नहीं है, हमारा बाप हमारा नहीं है, जो है सब यही है, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से देखिए, लड़की सीएस एग्जीक्यूटिव क्लियर हो गई फर्स्ट अटेम्प्ट में, ठीक है, आदिश को एग्जीक्यूटिव क्लियर करने में 11 अटेम्प्ट लग गए, जो बोलते हैं उसका उल्टा होता है, तो 11 अटेम्प्ट लग गए, -11 मतलब तू अटेम्प्ट दिया ही नहीं और जब जब तक आदिश का सीएस एग्जीक्यूटिव क्लियर होता, आदिशा वाज वर्किंग विद रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एज मैनेजर कॉर्पोरेट अफेयर्स, तो आदिश ने फाइनली उस लड़की के घर वाले कहीं और शादी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन लड़की इतनी लॉयल थी कि वो रहती आदिश के साथ थी, मुंबई में एक ही फ्लैट पे रहते दोनों,
लेकिन आदिश की वो, अब आदिशा को बहुत अच्छा रिश्ता है, यूएस में बंदा काम करता है, माइक्रोसॉफ्ट में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और आदिश बेचारा एग्जीक्यूटिव अभी फाइनल की प्रिपरेशन कर रहा है, और सब डाउट कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव में 11 तो फाइनल में कितने, अब जो भी हो 12 या 13, अपन ज्योतिष नहीं है, बट लड़की को भी डाउट हो रहा है ना। सो इस केस में क्या लड़की चीट कर सकती है, आदिश को डंप कर सकती है? हाँ या ना? अरे हाँ या ना? यस। लेकिन अगर डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस ऐसे प्यार और मोहब्बत के केसेस में भी होता तो आदेश के साथ गलत नहीं होता, रोक देते उसको, बट अभी रोक नहीं पाएंगे क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस का जो प्रिंसिपल है वो सिर्फ किसको रोकता है? बिल्डर को रोकता है, रजिस्ट्रेशन ना होने पे। एक्सेप्शन क्या है? गुड फेथ में जो बाय करे। अब वो माइक्रोसॉफ्ट वाला इंजीनियर है, उसके साथ शादी होगी आदिशा की, उस बेचारे को तो कुछ पता, उस बेचारे को तो कुछ पता है ही नहीं कि उस आदिशा का दिल अभी भी किसके लिए धड़कता है? पैसों के लिए और यूएस के लिए आज से, लेकिन उसके पहले किसके लिए धड़कता था? आदेश के लिए। तो वो पता नहीं बेचारा वो शादी कैसे कर रहा है? गुड फेथ में। तो लॉ उसको प्रोटेक्ट करता है, और लॉ सेम यहां पे भी प्रोटेक्ट कर रहा है। सो समझ में आया बच्चों, डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस का जो कंसेप्ट है वो किस लिए इवॉल्व किया गया है? प्रॉपर्टी का नहीं हुआ रजिस्ट्रेशन, बिल्डर तुम्हारे को फ्लैट से निकालने का नहीं ले सकता एक्शन। सो एक मिनट, कंसेप्ट क्लियर है क्या सबको? सो प्रॉपर्टीज के जब रेट बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज जब क्या बढ़ते हैं, when the rates of the property increase, in that scenario builder cannot do a foul play। बिल्डर क्या नहीं कर सकता? फाउल प्ले नहीं कर सकता, गलत नहीं कर सकता, धांधली नहीं कर सकता। इज दैट क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? क्लियर है क्या? चलो लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट। कहां पे डिफाइंड है? और सेक्शन 53A में डिफाइंड है। कहां पे डिफाइंड है? सेक्शन 53A में। According to this principle, when all the formalities of the transfer are done, इस प्रिंसिपल के हिसाब से जब सारी फॉर्मेलिटीज को बराबर से किया गया, किसको छोड़ के? एक्सेप्ट रजिस्ट्रेशन, कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स व्हाट बेटा? पार्टली परफॉर्म। फॉलोइंग आर द एसेंशियल कंडीशन फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 53A। देयर मस्ट बी व्हाट बेटा? कॉन्ट्रैक्ट टू ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो था ना अपना, अग्रीमेंट टू सेल तो था। दूसरा, इट मस्ट बी फॉर, अगेन कंसीडरेशन वाले केस में ये एप्लीकेबल होगी, फ्री वाले गिफ्ट के केस में एप्लीकेबल नहीं होगी, इट मस्ट बी फॉर कंसीडरेशन। तो भैया डेफिनेटली मैं जब प्रॉपर्टी खरीद रहा था, मैंने पहले ही बताया 7,300 के भाव से खरीदी थी प्रॉपर्टी। द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी इन राइटिंग एंड साइन बाय होम बच्चों? ट्रांसफरर हिमसेल्फ और ऑन हिज बिहाफ, कुछ नहीं, दोनों पार्टीज ने क्या करना चाहिए? साइन करना चाहिए। इट शुड बी इन राइटिंग, तो अग्रीमेंट टू सेल प्रॉपर्टी का राइटिंग में ही होता है, ठीक है। चौथा, the contract of transfer shows the intention to transfer the property। कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली लिखा होना चाहिए क्या? कि बिल्डर जो है बायर को फ्लैट ट्रांसफर करेगा आज या फटूरे में, फ्यूचर में। जब मैं हिंदी मीडियम में पढ़ता था 7वीं कक्षा तक, और 7वीं के बाद मेरे पिताजी की सैलरी बढ़ गई, 7वीं तक मैं जिस स्कूल में पढ़ता था वहां पे मेरी फीस थी 50 रुपए, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा संचालित स्कूल है, ठीक है। इसलिए मेरे अंदर जो संस्कार है बच्चों वो बहुत महान है, क्योंकि मैं आरएसएस के द्वारा ट्रेंड किया गया लड़का हूं, ठीक है। अगर 12th तक पढ़ लेता तो मेरे ख्याल से सीएस वर्ल्ड को एक बहुत अच्छा टीचर नहीं मिलता, बट पॉलिटिक्स में एक बहुत अच्छा आदमी आया था। तो मेरे अंदर जो राजनीतिक विचार थे वो एकदम आने लगे थे 7वीं के बाद से, हिंदुत्व की बात करने लगा था, मैं तलवार वलवार लेके घूमने लगा था, काट डालेंगे दुनिया को। लेकिन फिर मेरे पिताजी को आभास हुआ कि बच्चा हाथ से जा रहा है, 7वीं के अंदर ही उसके अंदर बहुत देश प्रेमी भाव आने लगे। तो मेरे पिताजी ने मुझे, और भगवान की कृपा से मेरे पापा की सैलरी बढ़ गई, तो अंग्रेजी माध्यम स्कूल में डाल दिया। तो मैं फर्स्ट डे गया था, फर्स्ट या सेकंड डे, तो हमारे ज्योग्राफी वाले टीचर थे, वो बता रहे थे नेचर ऑफ अर्थ या कुछ तो बता रहे थे, भगवान जाने। तो मेरे से पूछा दुष्यंत बताओ वो क्या लिखा, उनको पता चल गया था कि मैं हिंदी मीडियम वाला हूँ। तो मेरे से बोले बताओ इसको क्या पढ़ते हैं।
अपन हिंदी मीडियम वाले थे बच्चों, तो मैंने बोला नटूरे, सब हंसने लगे बच्चों। और इंग्लिश मीडियम में था तो बच्चों था उस समय, मतलब फिर उनको और मजा आया, उन्होंने बोले बच्चों को और हंसाते हैं। बच्चों हर टीचर के अंदर जोक मारने की क्षमता नहीं होती है, अपना मजाक बना के बच्चों को हंसा ही सकता है, इसलिए बच्चों को ही मजाक बना के बच्चों को ही हंसाने का। तो फिर उन्होंने बोला कि बेटा ये बताओ ये क्या लिखा है, तो फुटूरे। बच्चे भयंकर हंसे, पेट पकड़ पकड़ के हंसे। बच्चों को तो बताया, अपने को लगता है जोक बड़ा फालतू है, बच्चों को तो कुछ भी जोक बताओ। कल मैंने अपनी बेटी को एक जोक सुनाया, बोले एक चूहे को पकड़ना था, कैसे पकड़े? तो मैंने, मतलब ये जोक था, मैंने कहीं पढ़ा था, तो मेरी बेटी मेरे को बोली कि पापा पापा मेरे को जोक सुनाओ। तो मैंने बताया कि एक चूहे को पकड़ना था, तो उसके मालिक ने क्या किया, यहाँ पे काजू लगाया, यहाँ पे किशमिश लगाया। फिर चूहा आया, चूहा इतना कंफ्यूज हो गया कि काजू खाऊं या किशमिश खाऊं, और वो 10 मिनट तक सोचता रहा। इतने में उसके मालिक ने क्या किया, पकड़ लिया, चूहा मर गया। मेरी बेटी पागलों में फंसी। ये जोक मैं तुमको सुनाऊंगा, तुम मारोगे मेरे को पकड़ पकड़ के। सो बचपन में बच्चों ये नटूरे और फटूरे के चक्कर में क्लास आधे घंटे हंसी, पेट पकड़ गया। एंड जस्ट कैन यू इमेजिन अंडर व्हाट स्टेट आई विल बी एट दैट टाइम। एक तो वैसे ही इंग्लिश मीडियम पहली बार आता नहीं था इंग्लिश, तब वैसे ही मेरे से किसी का भी झगड़ा हो तो डायरेक्टली मुझे वो लोग बोलते हैं से इन इंग्लिश, मैं बोलता चलाता हूँ भाई। सो एनीवे, नटूरे फटूरे से मुझे कहानी याद है। एनीवे, हाँ जी, तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या देखनी चाहिए बच्चों, इंटेंशन। The transferee should have taken the possession of the property in part performance of the contract। मतलब बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन क्या हो जाना चाहिए, रेडी हो जाना चाहिए, और ट्रांसफरी को क्या मिल जाना चाहिए, प्रॉपर्टी का पोजीशन मिल जाना चाहिए। In case he is already in possession, he must have what beta? He must have continued the possession in part performance of the contract and must have done something in furtherance of the contract। मतलब he should have taken the possession, और अगर उसने possession लिया है तो उसको possession छोड़ना नहीं है। And he must have done something in furtherance of the contract। furtherance of the contract मतलब उसको पेमेंट करनी शुरू करनी चाहिए, या फिर उसने कम से कम बोलना चाहिए कि मैं पेमेंट पूरी कर दूंगा। और उसके बाद ट्रांसफरी अपनी जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है पेमेंट करने की, या जो भी फॉर्मेलिटीज है वो पूरा करने के लिए क्या है, तैयार है। क्या है, ट्रांसफरी मस्ट हैव फुलफिल मतलब या तो उसने पूरा पेमेंट कर दिया होना चाहिए, और बी रेडी टू फुलफिल हिज पार्ट of the obligation under the contract। Is that clear to every one of you? In case all the above 6 conditions are satisfied, the principal protects whom बच्चों, the principal protects the transferee। ये जो principal है ये किसको protect करता है, कब protect करता है, अगर registration हुआ नहीं है, ठीक है। If the possession is disturbed on the ground of non-registration, the transferee may get an injunction from the court। injunction का मतलब स्टे ऑर्डर, रुक जाओ। तो कोर्ट किसको रोकेगा ऑर्डर पास करके, ओए कोर्ट विल स्टॉप होम, स्वराली कोर्ट किसको रोकेगा, ट्रांसफरर को रोकेगा या ट्रांसफरी को रोकेगा, ट्रांसफरर को रोकेगा, बिल्डर को रोकेगा। क्या वो रोकेगा कि तुम इससे पोजीशन छीन नहीं सकते, रुक जाओ, जो कर रहे हो गलत है वो। द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट डज नॉट एस्टैब्लिश एनी टाइटल इन द फेवर ऑफ ट्रांसफर। सुनो सुनो सुनो, कोर्ट सिर्फ क्या प्रोटेक्ट कर रहा है, कोर्ट ट्रांसफरी का सिर्फ और सिर्फ पोजेशन प्रोटेक्ट कर रहे हैं बच्चों। कोर्ट ट्रांसफरी का क्या प्रोटेक्ट कर रहा है, कोर्ट इज जस्ट प्रोटेक्टिंग द पोजेशन ऑफ ट्रांसफरी। ओनरशिप तो अभी मिली नहीं ना, रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं है ना बच्चों, सिर्फ अग्रीमेंट टू सेल हुआ है ना, तुमने पैसा भी। कोर्ट ये नहीं बोल रहा है कि ये बंदा ट्रांसफरी जो है, बायर जो है वो ओनर है और ये यहीं रहेगा, कोर्ट ऐसा नहीं बोल रहा है। कोर्ट क्या बोल रहा है, व्हाट इज द कोर्ट लाइक, कोर्ट बोल रहा है ही हैज अ राइट ऑफ possession। Don't ask him to leave the possession, he will stay there।
वो वहां रुकेगा। सिर्फ नॉन रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ इसके ग्राउंड पे तुम इसको यहां से निकालो, लेट हिम बी देयर। कोर्ट ये नहीं बोल रहा है कि ये ओनर है, क्योंकि ये ओनर नहीं है, क्योंकि अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, अभी तक पूरा पैसा दिया नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट? सो क्या लिखा है मैंने? द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट डज नॉट एस्टेब्लिश व्हाट बेटा? any title in the favor of transferee. It is just a declaration presenting नहीं, sorry, protecting possession of the transferee. Now clear है बच्चे? यहां तक सबको? यहां तक सबको clear है? However, the doctrine of part performance will not affect the right of whom बच्चों? Subsequent transferee for the consideration without notice of what beta? Earlier contract and of its being partly performed, which means the transferee who acts in good faith. हाँ, लेकिन अगर मान लो मैंने आपका पोजीशन छीन लिया, और आपका पोजीशन छीन लिया और वही फ्लैट किसको भेज दिया? किसको भेज दिया? किसी न्यू बायर को। जो न्यू बायर है वो फ्री में ले रहा है, पैसे से ले रहा है? पैसे से ले रहा है, और उसको पुराने वाले कांड का, पुराने वाले सेल का पता नहीं है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? श्योर? अरे हाँ या ना? पक्का? सबको क्लियर है? कोई ऐसा है जिसको नहीं समझा? प्रवेश, आदेश, शिवम, ललित, ललित ना, ओशा, कुशल, ओके कुशल। मैं बोला ओशा कैसा नाम है? पूनम, ये पूनम है। आप कौन हो? प्राजक्ता। चलिए बच्चों, शर्वरी, चलिए, त्रिषा, प्रतीक्षा, शालिनी, क्लियर है बेटा सबको? चलिए आगे बढ़े। ऋतुजा, अब नहीं भूलूंगा। चलिए बच्चों, इन लोगों को शिकायत थी सर फाउंडेशन में आप हमारे नाम भूल जाते हो। मैंने बोला एग्जीक्यूटिव में नहीं भूलूंगा, फाउंडेशन में 1-2 घंटे ही मिलता हूँ, एग्जीक्यूटिव में 6-7 घंटे मिलता हूँ दिन में, तो नाम याद रहते हैं। एनीवे, शैल वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट थिंग? जो अगला रूल मैं आपके साथ चर्चा, अगला रूल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, दैट इज ऑन रूल अगेंस्ट परपीचुटी। रूल अगेंस्ट परपीचुटी। चलिए, अच्छा, डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस के लिए लिखा सब लोगों ने? थोड़ा बहुत लिखो ध्यान से, डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस के लिए। द डॉक्ट्रिन of part performance protects the transferee of the property if his possession is denied on account of non-registration of property. That's it. Now I'll start with the next rule. The next rule is what beta? Rule against perpetuity. So what do you mean? What do you think? एक रूल है, रूल का मतलब हो गया नियम, जो अगेंस्ट है, जो खिलाफ है। किसके खिलाफ है?
परपीच्युटी के खिलाफ है। परपीच्युटी का मतलब होता है नेवर एंडिंग। परपीच्युटी का मतलब होता है व्हाट बेटा? नेवर एंडिंग। नेवर एंडिंग मतलब जो चीजें कभी खत्म ना हो। तो ये जो रूल मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये रूल क्या चाहता है कि चीजें खत्म ना हो या फिर चीजें जल्दी खत्म हो। कैन आई से दिस रूल इज अगेंस्ट परपीच्युटी? इट मींस दिस रूल इज इन फेवर ऑफ एन एंड। ये रूल चाहता है कि थिंग्स शुड कम टू एन एंड, चीजें जल्दी खत्म हो। कौन चाहता है ऐसा? कौन चाहता है ऐसा? ये रूल चाहता है। कौन सी चीजें खत्म हो और कौन सी चीजें खत्म ना हो? जब हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, तो कौन से ट्रांजैक्शन जल्दी खत्म होने चाहिए, कौन से ट्रांजैक्शन जल्दी खत्म ना हो? इसका मतलब क्या हो गया? खत्म हो क्या खत्म हो? खत्म ना हो क्या खत्म ना हो? मतलब खत्म हो या खत्म ना हो, क्या हो? किस क्या खत्म हो क्या खत्म ना हो? वेरी नाइस। ट्रांसफर ऑफ, यहां पे मैं बात करूंगा ओनरशिप। मतलब ये रूल चाहता है कि अगर इफ देयर इज अ ट्रांजैक्शन, इस रूल के हिसाब से, इफ देयर इज व्हाट बेटा? इफ देयर इज अ ट्रांजैक्शन relating to what? If there is a transaction relating to, if there is a transaction relating to transfer of property, ठीक है बच्चों? अगर एक ट्रांजैक्शन है प्रॉपर्टी के ट्रांसफर से रिलेटेड, व्हाट दिस रूल वांट्स, ये रूल क्या चाहता है? वो ट्रांसफर, प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होना चाहिए कब? विद इन अ पर्टिकुलर पीरियड एंड नॉट इन परपिचुअली। या ठीक है, विद इन अ पर्टिकुलर पीरियड। हाँ है ना? मतलब प्रॉपर्टी का जो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट है, जो प्रॉपर्टी का क्या है बच्चों? जो प्रॉपर्टी का एब्सोल्यूट इंटरेस्ट है, दैट शुड बी ट्रांसफर्ड विद इन अ पर्टिकुलर पीरियड। अब पर्टिकुलर पीरियड मतलब कितना पीरियड? तो इस पर्टिकुलर पीरियड को बताया गया है कौन सा पीरियड? विच पीरियड? This perpetuity period, this particular period is referred as which period? As perpetuity period. This particular period is referred as which period? A perpetuity period. तो पहला पॉइंट क्या हो सकता है मेरा? कि प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफर है, प्रॉपर्टी का जो क्या है ट्रांसफर है, दैट इज वैलिड। प्रॉपर्टी का ट्रांसफर क्या है? वैलिड होगा। कब वैलिड होगा बच्चों? वैलिड कब होगा? सिर्फ तभी जब वो ट्रांसफर खत्म हो जाता है परपीचुटी पीरियड के अंदर। अगर वो ट्रांसफर खत्म होता है, कब खत्म होता है? परपीचुटी पीरियड के बाहर अगर वो ट्रांसफर खत्म होता है, तो इज दैट ट्रांसफर वैलिड और इनवैलिड? दैट ट्रांसफर वुड बी इनवैलिड। नाउ अब आपके मन में एक प्रश्न है
कि सर ये परपिचुटी पीरियड का मतलब क्या होता है। आपने ये तो बता दिया कि ट्रांसफर शुड कम टू एन एंड विद इन अ परपिचुटी पीरियड, बट सर व्हाट डू यू मीन बाय दैट परपिचुटी पीरियड? ध्यान से देखना, PP is equal to 2x minus y plus 2y square minus x square plus 3y to z square is equal to n. So what is this? This is a perpetuity period. Now we have to calculate. Now we have to calculate. कई लोगों के मन में एक विचार आया होगा ये देख के, टाइम टू क्विट CS. मजाक कर रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है. परपेचुटी पीरियड का मतलब होता है इज इक्वल टू लाइफ ऑफ लिविंग पर्सन्स on the date of transfer plus a further period of minority of an unborn child. Life of living persons on the date of transfer plus further period of minority of an unborn child. सुनो ध्यान से, तो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कंप्लीट कब हो जाना चाहिए? When should the transfer of property get complete? Within this period. If the transfer stretches, if the transfer stretches beyond this period, if the transfer goes beyond this period, if the transfer continues beyond this period, then such transfer is null and void. It does not have any legal enforceability, which means I'll explain it through an example. So, for example, if Ram is owner of this bungalow, बच्चों राम जो है वो इस बंगलो का क्या है? स्वामी है, ओनर है. राम ने ये बंगलो, राम ने ये बंगलो श्याम को दिया. कब तक के लिए? राम ने बंगलो किसको दिया? कब तक के लिए? लाइफ टाइम के लिए. श्याम की डेथ के बाद सुनील को कब तक के लिए? श्याम की डेथ के बाद सुनील को कब तक के लिए? लाइफ टाइम के लिए. सुनील की डेथ के बाद मोहन को कब तक के लिए? मोहन की डेथ के बाद श्याम के सन को कब तक के लिए? श्याम के सन की डेथ के बाद सुनील के सन को कब तक के लिए? और उसके बाद मोहन के अनबॉर्न सन को. अब क्या मिलेंगे? पहले तो मोहन के अनबॉर्न सन को पहले क्या मिलेंगे? बेनिफिट मिलेंगे. कब तक? अच्छा, मोहन के अनबॉर्न सन को कब मिल सकती है प्रॉपर्टी? एक मिनट, अब मैं इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट लाता हूं. मोहन के अनबॉर्न सन को प्रॉपर्टी मिलेगी जब वो 25 इयर्स का होगा. वैलिड और इनवैलिड? इनवैलिड. प्रॉपर्टी का ट्रांसफर आप कब तक रोक सकते हो? जब तक अनबॉर्न सन की माइनॉरिटी खत्म होती है तभी तक. तो अनबॉर्न सन की माइनॉरिटी कब खत्म हो जाएगी? गेटिंग माई पॉइंट? नाउ एक मिनट,
चलिए सबसे पहले दोस्त के बारे में बाद में चर्चा करेंगे, पहले मुझे बताइए ये ट्रांसफर वैलिड है या इनवैलिड है? इज दिस ट्रांसफर वैलिड और इनवैलिड? बोल बेटा। दिस इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट। तो आप ये मान सकते हो कि ऑल दीज पीपल आर विल एक्ट, दिस पर्सन, ये लास्ट वाला है, विल एक्ट एज अ ट्रस्टी। क्या मान सकते हो? दिस पर्सन विल एक्ट एज अ, क्योंकि अल्टीमेटली रिमाइंडर, माइनर के पास क्या जा रहे हैं? रिमाइंडर जा रहे हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट इंटरेस्ट याद है, पढ़ा था मैंने, राइट ऑफ रिमाइंडर। हाँ चलिए वो छोड़ दीजिए, बट मुझे ये बताइए कि व्हाट अबाउट दिस ट्रांसफर, इज दिस ट्रांसफर वैलिड? वैलिड है? कई लोग के मन में डाउट है, कई लोग बोलते हैं वैलिड है। चलिए मतलब मैंने एक्सप्लेनेशन बराबर नहीं किया है, मैं थोड़ा सा और इसको इलाबोरेट करता हूं। मैच्योरिटी, सॉरी, परपेचुइटी पीरियड का मतलब क्या है? लाइफ ऑफ लिविंग पर्संस ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर अप टू, ठीक है। श्याम, सुनील, मोहन, श्याम का बेटा, सुनील का बेटा, ये सारे लोगों को प्रॉपर्टी कब तक मिल रही है? आर दे गेटिंग द प्रॉपर्टी एब्सोल्युटली और दे आर गेटिंग द प्रॉपर्टी ओनली फॉर देयर लाइफ टर्म? ओनली फॉर देयर लाइफ टर्म, ओनली फॉर देयर, दे आर गेटिंग द प्रॉपर्टी एज लॉन्ग एज दे आर अलाइव। अच्छा ये सारे लोग, ये सारे लिविंग है ना? ये सारे क्या है? ये पांचों लोग लिविंग है ना? दे आर बॉर्न, दे आर अलाइव ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, दे एग्जिस्ट, है ना? सो पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई कि प्रॉपर्टी का ट्रांसफर आप कब तक पेंडिंग रख सकते हो? प्रॉपर्टी का ट्रांसफर आप कब तक पेंडिंग रख सकते हो? अप टू, लाइफ ऑफ लिविंग पर्सन ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, लाइफ ऑफ लिविंग पर्सन ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। ये पहली चीज हो गई। तो गलत क्या है इसमें? मैं तो बोला ही ना, यहां से इसको लाइफ तक, इसको लाइफ तक, इसको, और उसमें 100 लोग मैं और ऐड कर सकता हूं जो लोग जिंदा है, और उसके बाद प्लस फर्दर पीरियड ऑफ माइनॉरिटी ऑफ एन अनबॉर्न चाइल्ड। मतलब जब तक अनबॉर्न चाइल्ड क्या नहीं होता? मेजर नहीं होता। जब तक अनबॉर्न चाइल्ड क्या नहीं होता? मेजर नहीं होता, तब तक भी मैं क्या रख सकता हूं? ट्रांसफर को पेंडिंग रख सकता हूं। तो अनबॉर्न चाइल्ड था, जैसे ही वो 18 की एज अचीव करेगा, प्रॉपर्टी उसको कैसे मिल जाएगी? एब्सोल्युटली। तो दिक्कत क्या है? परपेचुइटी पीरियड के अंदर है या बाहर है? प्रवेश, परपेचुइटी पीरियड के अंदर है या बाहर है? अंदर है। अच्छा ना, कई लोगों के मन में ये है कि सर इसमें तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। नहीं, मुझे एक चीज बताइए, क्या है ये? ओए मोमबत्ती, ओए मोमबत्ती, क्या है ये? ये मोमबत्ती जलाई 12 बजे, ये मोमबत्ती जलाई 12 बज के 5 मिनट को, ये मोमबत्ती जलाई 11 बज के 55 मिनट को, ये मोमबत्ती जलाई 12 बजे, और ये मोमबत्ती जलाई 12 बज के 10 मिनट को। मुझे बताओ ये मोमबत्ती बुझेंगी कब? है? अबे मेरे को सर्टेन अनसर्टेन मत सिखा, कॉमन सेंस लगा और आंसर बता। है? अराउंड वराउंड क्यों इतना ग्राउंड लगा रहे हो? सीधे बोलना आसपास। जब जली है साथ साथ तो बुझेंगी। आसपास, साथ साथ तो नहीं बुझेंगी, आसपास बुझेंगी। 5-10 मिनट, 5-10 मिनट का फर्क रहेगा, हाँ या ना? चलो ठीक है, अच्छी बात है। जिस दिन ये ट्रांसफर हुआ था उस दिन शाम 50 साल का था, सुनील 50 साल का था, मोहन 20 साल का था, श्याम का बेटा 10 साल का था, और सुनील का बेटा 10 साल का था।
ठीक है, अब ये ट्रांसफर कब खत्म होगा? श्याम प्रॉपर्टी कब तक रखेगा अपने पास? मान लो श्याम 30 साल और जीता है। श्याम कितने साल जीता है? 30 साल मजे लेगा प्रॉपर्टी के। 80 की एज में श्याम मर जाएगा। मुझे एक चीज बताइए, जब श्याम 80 की एज में मरेगा तब ये कितने साल का हो जाएगा? तब मोहन ऑलरेडी कितने साल का रहेगा? मोहन ऑलरेडी 80 का रहेगा। ये कितने का हो जाएगा? ये 40 का हो जाएगा। ये कितने का हो जाएगा? 40 का हो जाएगा। हो सकता है अनबॉर्न सन पैदा भी हो जाए। चल छोड़ दो, लेकिन अभी ये 80 का हो गया, तो इसके पास जब प्रॉपर्टी आएगी मोहन के पास किस एज में आएगी? 80 की एज में आएगी ना। 80 की एज में आएगी ना मोहन के पास प्रॉपर्टी, क्योंकि श्याम और मोहन दोनों कितने साल के थे? 50-50 साल के थे। पहले प्रॉपर्टी किसके पास गई? श्याम के पास गई। पहले प्रॉपर्टी श्याम और मोहन, सॉरी श्याम और सुनील। श्याम और सुनील कितने साल के थे? 50-50 साल के थे। श्याम के पास प्रॉपर्टी आई 50 की एज में, उसने अपने पास प्रॉपर्टी को 30 साल रखा होगा, 80 की एज में वो मर गया होगा। तो लेकिन जब ये मर गया श्याम, तो सुनील की एज कितनी थी? सुनील कितने साल और जिएगा? हो सकता है ऑलरेडी मर चुका हो। अगर ऑलरेडी मर चुका है तो उस प्रॉपर्टी डायरेक्टली मोहन के पास जाएगी। और नहीं मरे, मान लो वो 10 साल और जीता, तो जब प्रॉपर्टी मोहन के पास आएगी तो मोहन कितने साल का हो गया होगा? 20 + 30 + 10। पक्का ना? तब ये सब भी में भी 10-10 ऐड कर दो। समझ रहा है क्या? पक्का? सो ये प्रॉपर्टी के ट्रांसफर में टाइम लग रहा है या ज्यादा? 40-50 साल के अंदर सब साफ हो जाएंगे? 30-40 साल में सब साफ हो जाएंगे ना? मोहन 50, श्याम 50, सुनील 20। इसने रखी प्रॉपर्टी कितने साल? 30 साल। तो उस समय ऑलरेडी ये कितने साल का हो गया था? ये कितने साल का हो गया था? 50। इसने रखी प्रॉपर्टी 10 साल, तो ये कितने का हो गया? 60। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि श्याम की जब 30 साल खत्म हो तो ये भी मर गया हो, ये भी मर गया हो, ये भी मर गया, सभी मर गए डायरेक्टली। अनबॉर्न हो सकता है, अनबॉर्न सन भी मर गया हो पैदा होके, जिंदगी जी के। ऐसा भी हो सकता है। तो प्रॉपर्टी डायरेक्टली किसके पास जाएगी? इसके पास चली जाएगी, लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चों? तो ये समझिए, लगता है कि पीरियड बहुत बड़ा है। अच्छा, अब इसमें थोड़े से अपन वेरिएशंस डालते हैं। आपकी ये सब आपके क्वेश्चन जो आपको फ्यूचर में, मतलब अभी आप मुझे थोड़ी देर में पूछे हुए। अब आपके मन में पहला क्वेश्चन ये है कि सर अगर श्याम से प्रॉपर्टी सुनील को जाती एब्सोल्युटली, तो क्या दिक्कत थी? कोई दिक्कत नहीं थी। मैं आपके साथ क्या बात कर रहा हूं? मैं मिनिमम पीरियड आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं या मैक्सिमम पीरियड एक्सप्लेन कर रहा हूं? मैं आपको मैक्सिमम पीरियड एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ट्रांसफर को आप कब तक होल्डिंग पे रख सकते हो। अगर प्रॉपर्टी श्याम से आती सुनील को, सुनील से मोहन को, मोहन से श्याम के बेटे को, श्याम से सुनील के बेटे को, फिर एक अनबॉर्न सन एक्स को, और उसके बाद अनबॉर्न सन को भी लाइफ तक ले जाती, और उसके बाद अनबॉर्न सन वाई को परमानेंटली आती, क्या ये ट्रांसफर वैलिड है या इनवैलिड है? हाँ जी, ये ट्रांसफर वैलिड है या इनवैलिड है गौतमी? Is this transfer valid or invalid? Plus further period of minority of an unborn child. An unborn child. N मतलब क्या? एक ही अनबॉर्न चाइल्ड होगा स्टोरी में, और उसके पास जाके प्रॉपर्टी खत्म हो जानी चाहिए, ट्रांसफर हो जानी चाहिए। तो क्या है, वैलिड इनवैलिड? इनवैलिड। अच्छा, एक अनबॉर्न चाइल्ड को लाइफ तक के लिए, उसके बाद फिर अरिहंत को परमानेंटली, वैलिड इनवैलिड? लाइफ तक के लिए प्रॉपर्टी सिर्फ किसको दे सकते हो? लिविंग पर्सन। लाइफ तक के लिए प्रॉपर्टी किसको मिल सकती है? अप टू
लिविंग पर्सन को, लाइफ ऑफ लिविंग पर्सन ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर ना, तो लाइफ तक के लिए प्रॉपर्टी किसको मिल सकती है? लाइफ तक के लिए प्रॉपर्टी मिल सकती है सिर्फ और सिर्फ किसको? लिविंग पर्सन्स को। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? और लिविंग पर्सन के बाद किसको मिलेगी प्रॉपर्टी? और अनबॉर्न चाइल्ड कितना हो सकता है? सिर्फ। सर प्रॉपर्टी एक्स से जाएगी वाई को लाइफ के लिए, वाई से जाएगी जेड को एब्सोल्युटली, कोई दिक्कत है? नहीं। ये अगेन मिनिमम पीरियड के अंदर आ गया। मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैक्सिमम। सो इज एवरीवन क्लियर विद द कंसेप्ट ऑफ डॉक्ट्रिन रूल अगेंस्ट परपेचुइटी? किसी के मन में किसी प्रकार का डाउट है तो प्लीज आस्क मी। बोल प्रवेश। पक्का क्लियर है? यार आपका नाम क्या है? निलय। आज ब्लू शर्ट भी पहनी है। निलय, निलय शंकर भगवान को बोलते हैं ना? निलय का मतलब क्या होता है? नहीं पता। ऐसे लोग भी हैं दुनिया में जिनको अपने नाम का मतलब नहीं पता। दुष्यंत का मतलब होता है दुष्टों का अंत कर देना, और जिसको अपने नाम का मतलब नहीं पता वो भी दुष्ट की कैटेगरी में आता है। इतना अच्छा नाम है निलय। शंकर भगवान को बोलते हैं शायद, मेरे हिसाब से। बोल भाई कुशल, समझा क्या? क्या समझा? वही जो आपने समझाया। बता क्या होता है डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रॉडलेंट ट्रांसफर? अबे फेंक के मारूंगा, फ्रॉडलेंट ट्रांसफर नहीं बोल रहा हूं। अच्छा मैं फ्रॉडलेंट बोल रहा हूं क्या? सॉरी। रूल अगेंस्ट परपिचुइटी पता, वेरी नाइस भाई, सॉरी। रूल अगेंस्ट परपिचुइटी पता। बोल भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद है। प्रमोद बता मेरे भाई, क्या होता है रूल अगेंस्ट परपिचुइटी? अगर मेरा टीचर मुझसे पूछता कि परपिचुइटी क्या है, मैं क्या बोलता पता है ना? बहुत सिंपल, कीप इट सिंपल। सर ट्रांसफर परपिचुइटी पीरियड के अंदर होना चाहिए। परपिचुइटी पीरियड का मतलब लाइफ ऑफ लिविंग पर्सन ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, फर्दर पीरियड ऑफ माइनॉरिटी ऑफ एन अनबॉर्न चाइल्ड। मतलब उसको होल्ड कब तक कर सकते हो? जब तक माइनर मेजर ना हो जाए। जैसे मेजर हो गया उसको देने का है, कहानी खत्म। अगर ट्रांसफर इसके बाद होगा, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट इस पीरियड के बाद होता है, तो तो क्या है वो ट्रांसफर इनवैलिड। दैट्स इट। क्लियर है क्या सबको? पक्का? श्योर? प्रणय क्लियर है बेटा? अभिषेक चलिए। शिवानी क्लियर है? प्रगति चलिए। श्योर एवरीवन? लिखो इसका मतलब क्या होता है। एज पर द डॉक्ट्रिन, if the transfer of property takes place beyond perpetuity period, then such transfer is null and void. Perpetuity period means life of living persons on the date of transfer plus a further period of minority of an unborn child. That's it.
इज दैट क्लियर टू एवरीवन? चलिए नेक्स्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस। जो मेरा अगला डिस्कशन आपके साथ होगा वो किसके ऊपर होगा? हाँ बेटा प्लीज। सेक्शंस मैंने प्लीज हियर, मैं इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ में सेक्शंस मैंने सिर्फ वही डाले हैं जो मैं चाहता हूं आप याद रखें। ठीक है, आई डोंट वांट यू टू रिमेंबर टू गो थ्रू टू हैव रिमेंबर ऑल द सेक्शन। रीजन ये है कि ईबीसीएल में यू विल गो थ्रू वैरायटी ऑफ लॉज, और हर एक लॉ के अंदर हर एक सेक्शन रखना याद मुझे लगता है कि नहीं है, और ना ही मैं रेकमेंड करता हूं। इज दैट क्लियर? सो सेक्शन में ईबीसीएल में आप मेरे नोट्स में सेक्शन वहीं पे पाएंगे जहां पे मुझे लगता है कि वो सेक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रेस्ट ऑफ द प्लेसेस में मैंने सेक्शंस नहीं डाले हैं, बट फालतू की जगहों से मैंने सेक्शन हटाए बिकॉज मैं नहीं चाहता कि आप ईबीसीएल में सारे सेक्शंस क्या करें, याद करें, और पॉसिबल भी नहीं है बिकॉज ईबीसीएल में 40 अलग अलग लॉस पढ़ने अपने को। कितने? वी हैव टू गो थ्रू 40 सेपरेट लॉज। सो 40 सेपरेट लॉ के हर एक चैप्टर के तो अलग अपन अलग सेक्शन याद करें, तो मेरे ख्याल से दैट्स बर्डनसम। दैट्स व्हाई इंटेंशनली मैंने सेक्शन सिर्फ इंपॉर्टेंट ही डाले हैं जो काम में आएंगे। ठीक है, चलिए। बट अगर आपको सेक्शन चाहिए तो मैंने चैप्टर के लास्ट में देखना, शायद सेक्शन का एक अलग कॉलम डाला हुआ है, वहां पे आपको सेक्शन मिलेंगे। है क्या? देखना एक बार नोट्स में। नहीं है क्या? चलेगा, फिर मत करना। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए बच्चों। ना प्लीज हियर, जो अगला डिस्कशन मेरा आपके साथ है दैट इज ऑन व्हाट बेटा? डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस। डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस। लिस का मतलब क्या होता है? LIS। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिस? लिस का मतलब होता है एक केस। लिस का मतलब क्या होता है? और पेंडेंस का मतलब होता है पेंडिंग, विचाराधीन, जो कोर्ट में लंबित है। लंबित बोलते हैं हिंदी में। सो एक केस जो कोर्ट में क्या है? पेंडिंग है, उस केस को मैं बोलता हूं, या दोनों को मिला दिया तो बन जाता है। सो लंबित केस का नियम। किसका नियम बच्चों? पेंडिंग केसेस का नियम। अच्छा, तो मुझे बताइए, कोर्ट में केस तो पेंडिंग है, कोर्ट में क्या पेंडिंग है? चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं अपन? विच चैप्टर आर वी गोइंग थ्रू? वी आर गोइंग थ्रू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो मुझे एक चीज बताइए, when we are going through ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, तो किस बारे में कोर्ट में केस पेंडिंग है? वेरी नाइस। किस बारे में केस पेंडिंग है? इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, और बच्चों ये जो प्रिंसिपल है इसका बहुत साधारण सा नियम है। नियम ऐसा है कि नथिंग न्यू शुड बी इंट्रोड्यूस्ड, नथिंग न्यू शुड बी इंट्रोड्यूस्ड
ड्यूरिंग द pendency of cases in the court relating to immovable property. मतलब जब कोर्ट में क्या चालू है, जब कोर्ट में इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्या चालू है, केस चालू है. जब कोर्ट में इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड केस चालू है, उस दौरान कुछ भी नया इंट्रोड्यूस करना नहीं चाहिए. इसका मतलब क्या हो गया? चलिए थोड़ा सा और मैं इसको इलाबरेट करता हूं. मान लीजिए ये बैठे हैं जज साहब, यहां पे एक पार्टी है, यहां पे एक पार्टी है, दोनों के बीच में कस्सम कस्सी रस्सम रस्सी चालू है, झगड़ा चालू है इस घर के लिए. ए बोलता है ये घर मेरा है, बी बोलता है ये घर मेरा है. दोनों ही घरों के ऊपर क्या कर रहे हैं? क्लेम कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? क्लेम कर रहे हैं. Now, what doctrine of lis pendens states? Nothing new should be introduced when the dispute relating to a property is pending in the court. Lis pendens क्या बोलती है कि कोर्ट में कुछ भी नया लेकर मत आओ. कब लेकर मत आओ? जब प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामला कहां पे पेंडिंग है? जब प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामला कोर्ट में पेंडिंग है, तब कुछ भी नया कोर्ट में आप इंट्रोड्यूस मत करो. क्या इंट्रोड्यूस नहीं करो? कुछ भी नया से संदर्भ क्या है मेरा? क्या क्या बताना चाहता हूं मैं? कुछ भी नया इंट्रोड्यूस मत करो. ए ने ये प्रॉपर्टी सी को बेच दी. किसको बेच दी? सी को बेच दी. कब बेच दी? जब केस पेंडिंग था. कोर्ट मतलब ये लिस्ट पेंडेंस के हिसाब से हुआ या नहीं हुआ? ये जो भी हुआ है वो लिस्ट पेंडेंस के हिसाब से नहीं हुआ है. whatever has happened has not happened as per the rule of lis pendens. क्या होगा इस केस में? कोर्ट प्रॉपर्टी किसको दे दी? सी को. ए ने किसको बेच दी प्रॉपर्टी? लेकिन तो कब बेची? जब प्रॉपर्टी के ऊपर ऑलरेडी क्या था? और कोर्ट ने डिसीजन किसके फेवर में पास कर दिया? ए के फेवर में ही पास कर दिया. कोर्ट ने प्रॉपर्टी किसके फेवर में डिसीजन पास किया? कोर्ट ने डिसीजन पास किया ए के फेवर में ही. क्या होगा? कैन आई से डॉक्ट्रिन ऑफ फीडिंग द ग्रांट बाय एस्टॉपल एप्लीकेबल हो जाएगा? जब मैंने आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर की तब मेरा टाइटल क्लियर नहीं था. आपने प्रॉपर्टी खरीद ली. मेरे क्यों खरीदी? क्योंकि आप मेरे ऊपर यकीन करते थे. गुड फेथ में आपने प्रॉपर्टी खरीदी. प्रॉपर्टी खरीदने के बाद कोर्ट ने डिसीजन भी मेरे फेवर में दे दिया, तो प्रॉपर्टी मेरे पास आएगी, डायरेक्टली आपके पास चली जाएगी. और आपने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं किया था. गुड फेथ में प्रॉपर्टी खरीदी थी. क्योंकि ऑब्वियसली जिस प्रॉपर्टी के ऊपर डिस्प्यूट चालू है, अगर तुम प्रॉपर्टी मेरे से खरीद रहे हो तो कैसे खरीद रहे हो? मेरे पर ट्रस्ट करके खरीद रहे हो. अच्छी बात है. बट अगर मान लो कोर्ट ने अपना डिसीजन मान लो बी के फेवर में दिया होता, तो प्रॉपर्टी बी के पास ही जाती. गुड फेथ हो या कुछ भी हो, प्रॉपर्टी किसके पास जाती? बी के पास ही आती. वॉट एवर इज ट्रांसफर्ड एज पर द विल ऑफ द कोर्ट.
क्योंकि आपने नियम का उल्लंघन किया था. So if the property is transferred, किसे आएगी प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी would be transferred to B. C को जो भी क्लेम करना है, पैसे मांगने, वो किससे मांगेगा? A से मांगेगा. क्लियर है सबको? नाउ दिस इज वन थिंग. अब बच्चों ध्यान से देखना, ये हो गया कोर्ट का डिसीजन. अब हमेशा याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, लिस पेंडेंस के अंदर जो कोर्ट का क्या आता है? डिसीजन आता है. लिस पेंडेंस के अंदर कोर्ट का क्या आता है? जो डिसीजन आता है, वो डिसीजन इज वैलिड ओनली अगेंस्ट पार्टीज टू द सूट. समझना, लिस पेंडेंस के अंदर जो कोर्ट का फैसला आता है, जो कोर्ट का डिसीजन आता है, दैट डिसीजन इज वैलिड ओनली अगेंस्ट होम? पार्टीज टू द सूट. मतलब ये जो डिसीजन है वो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर वैलिड होगा? ए और बी, प्लस ए और बी ने जो क्या किए? ट्रांसफर किए. तो सी भी आ गया कहीं ना कहीं. इज एवरीवन विथ मी? समझना, कोर्ट का जो डिसीजन है लिस पेंडेंस के अंदर, वो राइट्स सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर क्रिएट करता है? ओनली ऑन द पार्टीज टू द सूट. सो अगर मैं इसको और टेस्ट करूं थोड़ा सा, तो जब झगड़ा ए और बी के बीच में पेंडिंग था, कोर्ट ने डिसीजन बी के फेवर में दे दिया. बी ने प्रॉपर्टी किसको बेची थी? या उसी छोड़ दो. कोर्ट ने डिसीजन किसके फेवर में दिया? ए के फेवर में दिया. और ए ने ऑलरेडी प्रॉपर्टी किसको बेच दी थी? सी को. तो प्रॉपर्टी किसको मिल जाएगी? लेकिन एक और कांड ऐसा हो गया है कि जब प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट ए और बी के बीच में चालू था, एक और इंसान था के भी अपने आप को उस बंगले का ओनर मानता था, और के ने वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी किसको? जे को. समझा? कौन सी प्रॉपर्टी? वही प्रॉपर्टी जिसके ऊपर डिस्प्यूट किसके बीच में चालू था. देयर वॉज सम पर्सन जो अपने आप को उस प्रॉपर्टी का क्या बता रहा था? मालिक बता रहा था, और उसने वो प्रॉपर्टी किसने को ट्रांसफर कर दी? के को. के ने किसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी? जे को ट्रांसफर कर दी. कोर्ट ने डिसीजन किसके फेवर में दिया? ए के फेवर में. ए ऑलरेडी प्रॉपर्टी किसको दे चुका था. तो प्रॉपर्टी अब सी को मिलेगी या जे को मिलेगी? सी को या जे को? पक्का? सारे के सारे गलत हो. मैंने अभी बताया कि लिस पेंडेंस की डॉक्ट्रिन थर्ड पार्टी ट्रांसफर्स को एप्लीकेबल नहीं होती. तो क्या होगा? कुछ मत बोलो. नाउ व्हाट विल हैपन? सी विल क्लेम हिमसेल्फ टू बी ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी. नाउ जे विल से कि नहीं, ऐसा ऐसा है, 53 सेक्शन 53 जो है वो थर्ड पार्टी ट्रांसफर को एप्लीकेबल. नाउ कैन आई से फ्रेश सूट विल बी फाइल्ड बाय जे अगेंस्ट सी. नया सूट फाइल होगा. कौन फाइल करेगा? किसके खिलाफ? सी के खिलाफ. और फिर वहां पे कोर्ट डिसाइड करेगा कि प्रॉपर्टी एक्चुअली में किसके पास होनी चाहिए. अब जब जे और सी का केस चालू होगा, सुनो सुनो सुनो, जब जे और सी का केस चालू होगा तो सी ये नहीं बोल सकता कोर्ट में, क्या नहीं बोल सकता, कि पुराने वाले कोर्ट ने ऑलरेडी जिससे प्रॉपर्टी मैंने खरीदी है उसका टाइटल वैलिड किया. नहीं, सी कैन नॉट से. लिस पेंडेंस के अंदर, डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस के अंदर कोर्ट का जो डिसीजन आता है, कोर्ट किसी की ओनरशिप के बारे में कोई कमेंट नहीं करता. कोर्ट सिर्फ ये बताता है कि राइट किसका है. कोर्ट क्या बताता है? राइट किसका है. ना, सो दिस इज व्हाट बेटा? दिस इज डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस. नाउ बताइए किसको क्या डाउट है? स्वराली बोलिए. तो समझती हो
सीधे डाउट नहीं है, अरे कुछ तो डाउट होगा, मैं भी कुछ चीज समझता हूं तो मेरे को कुछ डाउट आता है। बोलो आद्य प्रवेश। शिवम प्लीज प्लीज बोलेगा तुम्हें। बिल्कुल। देखिए एक्चुअली मैंने क्या किया, एक्सट्रीम पॉसिबिलिटीज ले ली एग्जांपल देने के लिए। आपके मन में एक चीज आई होगी कि जब दो लोग झगड़ा कर रहे हैं तीसरे बंदा कैसे क्लेम कर सकता है। आप प्लीज, मेरा जो एग्जांपल है वो भी परफेक्ट है, क्योंकि प्रॉपर्टीज के केस में मैं आपको बता रहा हूं, जब कोई आदमी मरता है तो वो 10 विल बना के जाता है। मेरे 2 बच्चे हैं तो मैं पहले बच्चे को बोलता हूँ तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी मेरी, मतलब मेरी सारी प्रॉपर्टी आपकी, दूसरे बच्चे को भी बोलता हूँ मेरी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी, दोनों से बराबर प्यार करता हूँ, मेरे मरने के बाद जो करना करना। सो कोंडवा करके एक जगह है पुणे में, कोंडवा, वहां पे मैं एक बंगलो खरीद रहा था 2012 में 85 लाख में, बहुत बड़ा बंगलो था। और किसी मुस्लिम आदमी से मैं बंगलो खरीदा, शेख करके कोई तो था। तो जब वो बंगलो मैं खरीद रहा था तो मैंने अपने दूध वाले को बताया कि यार मैं बंगलो ले रहा हूँ, अब तो दूध बंगले में आने स्टार्ट कर देना, बड़ा सा बंगलो एकदम। तो उसने बोला सर मजाक कर रहे हो, मैंने बोला नहीं सीरियस हूँ। बोलता है सर आपको पता है कोंडवा में एक बंगले के 10-10 मालिक हैं। मैं टाइटल सर्च नहीं करवाने वाला था, बट देन आई मेड मैंने एडवोकेट हायर किया और उसको बोला सर्च कर। उस प्रॉपर्टी के 11 मालिक थे। 11 मालिक मतलब 11 क्लेमेंट्स थे जो अपने आप को इस प्रॉपर्टी का मालिक मानते थे। उनके जो वालिद थे, पिताजी थे, उनके 11 बच्चे थे, और उन्होंने सब बच्चों के नाम पे वो प्रॉपर्टी किया था मरते के टाइम पे। सब खुश रहो, सबका डिस्प्यूट पेंडिंग था। समझ में आ रहा है? ऐसा होता है, दिस इज हाँ, दिस इज अ रियल लाइफ एग्जाम्पल दैट आई एम गिविंग टू यू। लेकिन कोर्ट में कौन गया? हो सकता है 4 भाई कोर्ट में केस किए, बाकी के 6 भाई उस समय दिल्ली में होंगे। तो 6 भाई ऐसा नहीं कि केस में नहीं है इसका मतलब उन्होंने अपना ओनरशिप छोड़ दिया। गॉट माई पॉइंट? बोला मैं? अच्छा ये था, ओके। सो इफ समवन आस्क्स मी कि व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ लेस पेंडेंस, व्हाट वुड माय आंसर बी? पहला, ध्यान सुना, when dispute between the parties is pending, property should not be transferred। कौन सी प्रॉपर्टी? जिसके ऊपर डिस्प्यूट है। if the transfer is made, then the transfer will depend upon decree of court। जिसके फेवर में कोर्ट की डिग्री आएगी उसको प्रॉपर्टी मिल जाएगी। थर्ड पॉइंट, doctrine of less pendants does not apply to third party transfers। third party transfer means transfer made by the party who is not the party to the suit। is that clear? शालिनी क्लियर है? हाँ हाँ, क्योंकि कोर्ट का जो डिसीजन आता है उससे किसी के फेवर में टाइटल एस्टेब्लिश नहीं होता, सिर्फ क्या होता है, कोर्ट ये बताता है कि हाँ इस प्रॉपर्टी के ऊपर इसका राइट है। कोर्ट ये नहीं बोलता कि ये बंदा इस प्रॉपर्टी का ओनर है और इसकी ओनरशिप को कोई झुटला नहीं सकता। तो लिस्ट पेंडेंस के अंदर कोर्ट सिर्फ आपका राइट बताता है, ना कि आपका टाइटल। टाइटल मतलब ओनरशिप। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अरे श्योर? पक्का? अरे हाँ या ना? ओके, लिखो। पहला पॉइंट, एज पर द डॉक्ट्रिन during the disputes in the court, property should not be transferred, and if it is transferred, transfer will be as per the decree of the court। Point number one. Point number two, doctrine of less pendants
does not apply to third party transfers. Doctrine of less dependence does not apply to what, beta? Third party transfers.